अगस्त का महीना बहुत इवेंटफुल महीना होता है। 47 में इसी महीने की 15 तारीख से पहले भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था। 15 अगस्त को मिली आज़ादी के बाद से अब तक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसे 3 देश एग्जिस्टेंस में आए। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. इनमें से भारत एक लौता अपवाद है जहां आज तक कोई कू यानी तख्ता पलट नहीं हुआ। 1975 में लगाई गई करीब 2 साल की इमरजेंसी को अगर एक्सेप्शन मान लें तो इंडिया में जो इलेक्शंस हुए हैं फ्री एंड फेयर हुए हैं, मोटा मोटी ट्रांसफर ऑफ पावर मोटा मोटी स्मूथ रहा है और मिलिट्री का जीरो इंटरफेरेंस रहा है। मतलब अभी इंडियन डेमोक्रेसी 100 साल की भी नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंपैरिजन में बिलियन टाइम्स बेटर है। और सबसे लेट एग्जिस्टेंस में आए बांग्लादेश की बात करें तो 1971 में ये देश बना, तब से अब तक कम से कम 2 दर्जन बार यहाँ पे या तो तख्ता पलट हुआ है या इसकी कोशिश हुई है। सबसे लेटेस्ट मामले में पीएम शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा और वहाँ से उनको निकलना पड़ा। और वहाँ के मिलिट्री के जो हेड हैं वकारुज़्ज़मा, वो उन्होंने जो देश की सत्ता है वो अपने हाथ में ले ली है। इंटरिम गवर्नमेंटेर माध्यमे ए देशेर समस्त कार्यकलाप चलबे। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में आपको तसल्ली से बताया जाएगा कि एक देश के तौर पे बांग्लादेश अस्तित्व में कैसे आया, ये पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ, अलग होने के बाद भी इसकी हालत पाकिस्तान से अलग क्यों नहीं हो पा रही है और इन सब का भारत पे क्या असर पड़ता रहा है। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने स्टोरी की शुरुआत में कहा कि अगस्त का महीना बहुत इवेंटफुल होता है। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इंडिया में 5 तारीख को इसकी सालगिरह मनाई जा रही थी। इस दिन दोपहर को मीडिया को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकारुज़्ज़मा ने कहा कि वो बांग्लादेश का कंट्रोल अपने हाथों में ले रहे हैं। खबर ये भी आई कि अपना देश छोड़कर शेख हसीना को भारत आना पड़ रहा है पीएम के पद से इस्तीफा देकर। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को दबाव में रिजाइन करना पड़ा है। मामला बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले लोगों को मिलने वाले रिजर्वेशन के विरोध से शुरू हुआ था। हालांकि हसीना ने जो देश छोड़ा उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं उनके देश से, उससे साफ है कि ये प्रदर्शन जो थे वो हाईजैक हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है ये वीडियो। इसमें आप शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को देख रहे होंगे, उनकी स्टैचू को देख रहे होंगे। आपको समझाने के लिए इनको बांग्लादेश का गांधी या नेहरू कह सकते हैं। हुआ ये था कि 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी तब शेख मुजीबुर रहमान ही इसके जनक बने। हो सकता है कि उनकी बेटी जिस तानाशाही रवैये के साथ बांग्लादेश की सरकार चला रही थी उससे आम जनता को नाराज़गी हो सकती है, लेकिन शेख मुजीब की मूर्ति तोड़े जाने से साफ है कि अब ये प्रदर्शन नहीं रहा। इसे बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों ने, फॉरेन एलिमेंट्स ने हाईजैक कर लिया है। इसे हाईजैक करने वालों में चीन और अमेरिका के अलावा जमाते इस्लामी से लेकर बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी तक के नाम सामने आ रहे हैं। शेख मुजीब और शेख हसीना की तरह इस स्टोरी में एक मेन कैरेक्टर है बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी बीएनपी की मुखिया खालिदा जिया। इन तीनों और इनके परिवार वालों के नाम आपके सामने इस स्टोरी में बार बार आते रहेंगे। ऐसे में इस कहानी को शुरू करते हैं 1947 से। 47 में जब बंटवारा हुआ तो इंडिया के अलावा ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आए। बाद में जाकर ईस्ट पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के पीछे लैंग्वेज, कल्चर और इसके अलावा इलेक्शन एक बड़ा रीज़न बना। आज़ादी के बाद से इंडिया सक्सेसफुली इलेक्शंस कराता रहा, लेकिन पाकिस्तान का एक भी ऐसा इलेक्शन नहीं रहा जो कि सक्सेसफुल रहा हो, जो कि रिग्ड ना रहा हो। हुआ यह था कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। 1970 के इस आम चुनाव में ईस्ट पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को 162 में से 160 सीटें मिली, मतलब प्रचंड बहुमत। दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पश्चिमी पाकिस्तान में 138 में से 81 सीटें जीती।
पाकिस्तान में हमेशा से ही पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर सेना का राज रहा है। देश को सेना ही चलाती है। इस चुनाव के दौरान भी पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल याहिया खान की तानाशाही चल रही थी। अवामी लीग की जीत के बावजूद पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल याहिया खान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। याहिया खान के इस फैसले से पूर्वी पाकिस्तान में आग लग गई। इसके पहले से ही ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली कल्चर और नेशनलिज्म का मूवमेंट चल रहा था। दरअसल ईस्ट पाकिस्तान वाले उर्दू नहीं बोलते थे। उनका इस्लाम भी पाकिस्तान के इस्लाम से अलग रहा। उनके ऊपर जिन्ना के बजाय बंगाल के हीरो और उनकी संस्कृति हावी थी। इन सब की वजह से ईस्ट पाकिस्तान में इस चुनाव से पहले उर्दू थोपे जाने के खिलाफ आंदोलन चल रहा था। ऐसे में शेख मुजीब ने वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ अपना झंडा बुलंद कर दिया। हुआ यह कि 7 मार्च 1971 को मुजीब ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से कहा कि वो बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। इसके जवाब में वेस्ट पाकिस्तान वाली याहिया खान की सेना ने अपना इनफेमस ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए न जाने कितनी हत्याएं, रेप, इलीगल अरेस्ट से लेकर बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। बेरहमी की इंतहा ऐसी हुई कि 2024 में जिस तरीके से शेख हसीना के खिलाफ बगावत हुई है, वैसे ही उस दौर में ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी ने वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ऐसे विद्रोह के बाद ईस्ट पाकिस्तान की आज़ादी की जंग और तेज़ हो गई। उन्हें अपने इस जंग में भारत जैसे दोस्त का साथ मिला। भारत के इस साथ के बाद ईस्ट पाकिस्तान के विद्रोहियों ने नागरिकों के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी का गठन किया। मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। उनके इस युद्ध में उनको भारत का भरपूर साथ मिला। 1971 में मिले भारत के ऐसे साथ का नतीजा ये था कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को भारत और मुक्ति वाहिनी की सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। याहिया की फौज के सरेंडर के बाद 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया। ये वो दौर था जब चीन और अमेरिका दोनों ही बड़ी ताकतें बांग्लादेश के एक देश के तौर पर अस्तित्व में आने के खिलाफ थे। खैर, बांग्लादेश को फाइनली आज़ादी मिल गई। आज़ादी मिलने के बाद मुक्ति वाहिनी के मेंबर्स बांग्लादेशी सेना का हिस्सा बन गए। इन्हीं को मिले रिजर्वेशन की वजह से बांग्लादेश में आग लग गई थी अभी, जिसकी वजह से जो इसकी आग की जो आंच थी वो पीएम हसीना की कुर्सी तक पहुंच गई। उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। हालांकि तब मिली आज़ादी के बाद सेना के भीतर उन बंगाली सैनिकों के खिलाफ भेदभाव के कारण तनाव पैदा होने लगा, जिन्होंने आज़ादी में बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान का साथ दिया था। और यहीं से बांग्लादेश में तख्ता पलट का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तख्ता पलट के लिए हमें फिर से अगस्त के महीने में लौटना होगा। बढ़ते भेदभाव का नतीजा ऐसा हुआ कि 15 अगस्त 1975 को मुट्ठी भर युवा सैनिकों ने शेख मुजीबुर को मौत के घाट उतार दिया। सैनिकों ने न सिर्फ मुजीबुर बल्कि उनके पूरे परिवार को निशाना बनाया। उनके इस हमले में शेख मुजीबुर के परिवार से सिर्फ 2 लोग बचे थे। हमले में उनकी 2 बेटियां शेख हसीना और शेख रेहाना, ये 2 जो थे वो सिर्फ बच पाए। बाकी पूरे परिवार को सैनिकों ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसे मास मर्डर के बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट चुका था। तख्ता पलटने वालों में मेजर सैयद फारूक, मेजर खांडेकर अब्दुल राशिद और खोंडेकर मुश्ताक अहमद जैसे एक नेता का नाम शामिल था। तख्ता पलट के बाद मुश्ताक अहमद को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। मेजर जनरल जियाउर रहमान को नया सेना प्रमुख बना दिया गया। हालांकि इसके कुछ ही समय बाद देश में एक बार फिर से तख्ता पलट हो गया और जो नए रूलर्स बने थे वो लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह पाए। 3 नवंबर को ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने फिर से तख्ता पलट दिया। उन्हें शेख मुजीब का समर्थक माना जाता था। तख्ता पलटने के बाद उन्होंने खुद को नया सेना प्रमुख डिक्लेयर कर दिया और जियाउर रहमान को नज़रबंद कर दिया। उनका मानना था कि बंगबंधु की हत्या के पीछे जियाउर रहमान का ही हाथ था। तीसरा तख्ता पलट 7 नवंबर को हुआ। इस तख्ता पलट को जातीय समाजतांत्रिक दल ने अंजाम दिया। इसमें लेफ्ट यानी वामपंथी झुकाव वाले फौज के लोग और नेता शामिल थे। इस तख्ता पलट को सैनिकों और लोगों की क्रांति का नाम दिया गया। इस तख्ता पलट में मुशर्रफ को मौत के घाट उतार दिया गया और जियाउर रहमान देश के राष्ट्रपति बने।
जियाउर रहमान ने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया। इसका एब्रीविएशन बीएनपी है। इसी पार्टी ने उस साल हुए आम चुनाव में जीत हासिल की। इस पार्टी की मुखिया हैं खालिदा जिया फिलहाल, जिन्हें शेख हसीना के देश निकाले के बाद सेना ने जेल से रिहा करने का फैसला लिया है। लौटेंगे खालिदा जिया और शेख हसीना पर, लेकिन अगर 1978 के चुनाव के बाद की बात करें तो मेजर जनरल मंजूर की लीडरशिप में सेना की एक यूनिट ने विद्रोह कर दिया। इस यूनिट ने जियाउर रहमान को कुर्सी से हटा दिया। तख्ता पलटने वालों में रहमान पर उन सैनिकों का पक्ष लेने का आरोप लगाया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में बांग्लादेश का साथ नहीं दिया था और जो आज़ादी के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे। लेकिन इस देश में तख्ता पलट का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। 24 मार्च 1982 को तब के सेना अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी का खून नहीं बहा। हालांकि तब संविधान को सस्पेंड कर दिया गया और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। यह वो दौर था जब बांग्लादेश में बीएनपी के अब्दुल सत्तार देश के राष्ट्रपति थे। उनको राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया। 1982 में सत्ता पलटने वाले इरशाद ने जातीय पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। 86 में चुनाव करवाए। जाहिर सी बात है कि तब उनकी पार्टी को बहुमत मिला और 1990 तक वही देश के राष्ट्रपति रहे। लेकिन शेख हसीना की तरह उनके ऊपर भी देश में लोकतंत्र बहाल करने का दबाव बना, प्रोटेस्ट हुआ और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। 1990 के दशक और उसके बाद से एक तरीके से बांग्लादेश में लोकतंत्र लौट आया। हालांकि बांग्लादेश की राजनीति में, उसकी सत्ता में सेना का हस्तक्षेप बना रहा और 2006 में बीएनपी और जमात की गठबंधन वाली सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजनीतिक उथल-पुथल मच गई। हुआ ये कि नए चुनाव होने से पहले इसको लेके बीएनपी में और अवामी लीग में रिफ्ट हो गया कि केयर टेकर गवर्नमेंट को कौन लीड करेगा। हालांकि फाइनली याजुद्दीन अहमद ने खुद को केयर टेकर राष्ट्रपति अनाउंस किया और कहा कि अगले साल यानी जनवरी में चुनाव कराए जाएंगे। 11 जनवरी 2007 को सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने फिर से तख्ता पलट कर दिया। चुनाव होने वाला था जबकि, तो कहाँ तो होने थे चुनाव, लेकिन मोइन ने सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल 1 साल के लिए और केयर टेकर गवर्नमेंट का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। हालांकि 2008 में जो सेना थी उसने कंट्रोल छोड़ दिया और जो कमान थी वापस से नेताओं के हाथ में आ गई। 2008 ही वो साल था जब बांग्लादेश में चुनाव हुए और सत्ता शेख हसीना के हाथ में आ गई। अगर इस देश की राजनीति की बात करें तो 2 सबसे बड़े नामों में से एक शेख हसीना का नाम था, उनको अपना देश छोड़ना पड़ा, और दूसरा सबसे बड़ा नाम है खालिदा जिया का। वो भी पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, मिलिट्री लीनेज वाली फैमिली से आती हैं। करंट पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद फौज द्वारा खालिदा जिया को रिहा करने का जो फैसला लिया गया है, इसके बाद से अटकलें ये लगाई जा रही है कि वो बांग्लादेश की अगली पीएम हो सकती हैं। ऐसे में एक और स्टोरी में आपको बताएंगे कि दोनों में से भारत के लिए कौन बेहतर रहा है। भारत से जब रिश्तों की बात आती है, ये भी बताएंगे कि इनका रूल भारत बांग्लादेश के रिश्तों के लिए किनका बढ़िया रहा है, किनका बुरा रहा है। फिलहाल तो इस स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसी ही स्टोरीज के लिए, ऐसे लॉन्ग फॉर्म एक्सप्लेनर्स के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।